नमस्कार साथियों, आपका मंथन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। और 7 बजे वाली जो क्लास होती है, इसमें जो लाइव प्रश्न जो होते हैं उन पर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि इस लाइव क्लास में अपन जो करंट के जो प्रश्न होते हैं उनको लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और आज को देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो आज के माँ सरस्वती को नमन करते हुए और आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इन पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है इसमें कि आज के प्रमुख टॉपिकों की बात करते हैं तो ग्लासगो में मोदी का स्वागत, कि ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री की बात की जाती है, नरेंद्र मोदी की बात की जाती है, तो उनके स्वागत की बात करते हैं। देखते हैं क्या होता है। अमीर देशों को भारत की 2 टूक, कि जो अमीर देश है उनको 2 टूक भारत ने क्या कही है, कौन सी बात पर वहाँ पर चर्चा हुई है। अगला कह रहा है कि 300 अरब डॉलर संपत्ति वाले पहले अमीर एलन मस्क, कि जो 300 अरब डॉलर करने वाले विश्व के प्रथम जो व्यक्ति है वो कौन है, एलन मस्क है। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। किस प्रकार उनकी संपत्ति में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, किस प्रकार से उन्होंने प्रगति की है, उन्नति की है, उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, जो ग्रीन एनर्जी है और वर्तमान समय में आप देखिए प्रत्येक जो राष्ट्र है वो ये चाहता है कि ग्रीन ऊर्जा को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। अगला टॉपिक अपना इसमें है कि रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, कि इनका जो कार्यकाल है वो वर्तमान में बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 2018 में इनको नियुक्त किया गया था, 2021 में इनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, लेकिन पुनः इनकी नियुक्ति वापस की जा रही है। साथ ही साथ कह रहा है कि देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र, कि देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र है वो कहाँ पे है, ये आज की क्या है, हेडलाइन है जो आप देख रहे हो। इस महत्वपूर्ण क्लास के टॉपिकों की बात करते हैं तो आज अपन करंट जीके के इन टॉपिक पर क्या करेंगे, बारी से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न क्या है। और यहाँ पर पहले अपन बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ग्लासगो सम्मेलन की बात, और ग्लासगो सम्मेलन है क्या। ठिठुरती सर्दी में गर्मजोशी से स्वागत की बात की जाती है। और आप देख पा रहे हो कि ग्लासगो जो सम्मेलन है उस ग्लासगो सम्मेलन की बात की जा रही है। और यहाँ पर माननीय देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो लोगों का अभिवादन करे, स्वागत जो की बात करी, क्योंकि स्वागत में जो लोग खड़े तत्पर खड़े हैं। और यहाँ पर ये दृश्य आप देख पा रहे हो कि ग्लासगो सम्मेलन की बात की जाती है और वहाँ पर सर्दी का क्या है, मौसम है, और गर्मजोशी में वहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है। अभिनंदन यहाँ पर इनके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हो अगले चित्र में अपन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन की यूरोपीय दौरे पर और यहाँ पर G20 समिट की बात करें और खत्म होने के बाद पीएम मोदी COP26 समिट में भाग लेने में ग्लासगो पहुंचे, कि यहाँ G20 की जो बैठक खत्म होते ही कहाँ पहुंच गए, ग्लासगो पहुंच गए। और ग्लासगो में यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से होटल पहुंचे मोदी का लोगों ने अभिवादन कर गाना गाया और लोगों ने कहा कि इस देश का यारो क्या कहना, मोदी है भारत का गहना। एक गाना यहाँ पर इन लोगों ने गाया है कि उस गाने की बात करें, सुर की बात करें कि देश का यारो क्या कहना। यहाँ पर मोदी के लिए गीत यहाँ पर गाया गया। वो गीत क्या है कि इस देश का यारो क्या कहना, मोदी है भारत का गहना, कि मोदी भारतीय प्रधानमंत्री है, इनको भारत का गहने की तुलना यहाँ पर की गई है। कि यहाँ पर एक लाइन जो इनके द्वारा गाना सॉन्ग प्रस्तुत किया है इस ग्लासगो में, वो सॉन्ग क्या है कि बार बार कह रहा हूँ कि इस देश के यारो क्या कहना, मोदी है भारत का गहना। इस पर बात करें कि गर्व महसूस होता है कि माननीय प्रधानमंत्री की यहाँ पर जो एक हार, जो गहना है, उससे तुलना की गई है। एक गर्व की बात होती है कि भारत के लिए इस प्रकार के सम्मान की जो बात की जाती है। और आप देख रहे ग्लासगो में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, उस समय यहाँ पर जो भारत के जो लोग हैं उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पहुँचने तक लोगों ने अभिवंदन यहाँ पर स्वीकार किया और गाना भी गाया है कि देश के यारों क्या कहना, मोदी है भारत का गहना। कि भारत मोदी की बात की जाती है, भारत के गहने से यहाँ पर एक प्रकार से बात करें कि अपन कि एक जो अच्छे रूप से यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री है उनका स्वागत, अभिनंदन किया है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर जोर हो रही COP26 समिट में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। यहाँ पर COP की कौन सी 26वीं समिट है। और आप देख पा रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री लोगों का किस प्रकार से अभिवंदन स्वीकार करें। तो आप देख पाते हो कि ये देश के लिए गौरव की बात होती है जब कि यहाँ पर जो एक सॉन्ग, अच्छा सॉन्ग गाया गया है कि गहने से माननीय प्रधानमंत्री की तुलना की गई है। और आप देख पा रहे हो समिट में, ये 26वां समिट है और इसमें भारत के द्वारा सॉरी, आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें
यहां पर चर्चा की गई है और इसमें लिखा हुआ है कि ग्लासगो एयरपोर्ट पर उतरते ही मोदी ने ट्वीट किया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत की कोशिशें जारी है, हम इस मुद्दे पर वर्ल्ड लीडर्स के साथ एक साथ होने के उत्सुक है। कि यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड की बात की जा रही है और लोगों की बात करें कि जलवायु जो परिवर्तन हो रही है इस पर हम एक होना चाहते हैं, ये उत्सुक है। यहाँ पर बात की गई है कि उत्सुकता की बात है कि यहाँ पर जो बात रखी गई है और उसके अपन बात करें कि वर्ल्ड लीडर्स के साथ में एक काम को करने को अपन क्या है उत्सुक है कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है इसकी जो बात की जा रही है इससे आने वाले समय में किस प्रकार से रोका जाएगा, कि इसके जो घातक परिणाम है। आपको पता है कि जलवायु की बात की जाती है और जलवायु के कारण, प्रदूषण के कारण 1 मिनट में जो 1 मिनट की बात की जाती है और 1 मिनट में 13 व्यक्तियों की क्या होती है, मृत्यु होती है। इसी को ध्यान रखते हुए कि जलवायु प्रदूषण है इसको कैसे कम किया जाए और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या मोनोऑक्साइड है या कार्बन की मात्रा, इनको किस प्रकार से कम करना है, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो विकसित राष्ट्र है इन्होंने काफ़ी धुआं इस वातावरण में घोल दिया, लेकिन अब विकासशील देशों की आवाज़ बनेगा भारत, इस प्रकार का पीयूष गोयल है माननीय जो केंद्रीय मंत्री की बात की जाती है, उन्होंने इस प्रकार भाषण भी वहाँ पर दिया है। सबमिट होने से पहले इस प्रकार ट्वीट करके उनको जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर किस प्रकार से स्वागत है वो गर्मजोशी के साथ में किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक नागरिक के द्वारा कि इनके सम्मान के लिए जो खड़े हैं, क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री टॉप नेताओं में क्या है शामिल है और अभी वर्तमान में विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं में भी काउंट किए जाते हैं। इनकी जो लोकप्रियता है वो सबसे ज़्यादा है। फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले मात्र एक व्यक्ति है जो यहाँ पर इस सूची की बात की जाती है, जो यहाँ पर टॉप 10 में यहाँ पर क्या है शामिल है। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करते हैं और आप देख पा रहे हो किस प्रकार से कि प्रत्येक पिक में आप देख पा रहे हो, चित्र में देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्वागत की जो कड़ी है उस कड़ी में आप देख पा रहे हो किस प्रकार से स्वागत की श्रृंखला है वो यहाँ पर देखी गई। ग्लासगो की बात कही जा रही है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें आप प्रत्येक जो नागरिक हैं उनके द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत में जो आपकी कड़ियाँ हैं वो प्रत्येक नागरिक का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ पर जो भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। और यहाँ पर ये ग्लासगो में मोदी का भारत माता की जय के नारों के साथ में स्वागत किया गया कि भारत माता उसके जयकारे लगाए गए। क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं गौरवान्वित होने की बात की जाती है जब भारत माँ के जयकारे लगते हैं और वहाँ पर देश में नहीं विदेशों में जब नारे लगाए जाते हैं तो देश के लिए गौरव की बात कही जाती है। और आप देख रहे हो COP 26 के समिट में इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करते हैं इसमें, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से कि लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। जो देशों के जो राष्ट्र है उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है, उस स्वागत के कुछ चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभी समिट ये समाप्त हुआ है अभी 2 दिन पहले। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं लोगों द्वारा, लोगों की बात की जाती है, लोगों द्वारा इस देश का यारो क्या कहना, मोदी है भारत का गहना, गाना गाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। कि यहाँ पर एक गाना भी गाया गया लोगों के द्वारा, वो गाना है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और जब विदाई हुई तो उसमें ढोल नगाड़े कि ढोल नगाड़ों की बात की जाती है, इनके समापन समारोह की बात की जाती है, उस समय ढोल नगाड़ों से अभिवादन भी किया गया है। आगे देखते हैं इसमें, आगे बात करते हैं इसमें, आप देख पा रहे हो यहाँ पर सभी राष्ट्रों के मैन जो है वो यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मोदी G20 देशों के नेताओं के साथ रोम का प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन देखने पहुंचे थे और वहां उन्होंने दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ सिक्का उछाला। यहाँ पर जो देख रहे हो आप कि यहाँ पर G20 की जो बैठक में शामिल होने गए थे उसका चित्र भी यहाँ पर दिखाया गया है। जो टॉप नेताओं की बात करते हैं और टॉप नेताओं के सामने सिक्का उछालने की जो परंपरा है वो सिक्का भी यहाँ पर उछाला गया है। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की 3 बड़ी बातें क्या हैं, इनको अपन देखेंगे। 3 बड़ी बातें क्या हैं कि यहाँ पर इस सम्मेलन में जो 3 बड़ी बातें क्या कही इन्होंने कि यहाँ पर कहा गया ग्लोबल वार्मिंग है को लेकर बड़े देश की विकासशील देशों की मदद करें। ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, इस वार्मिंग में जो विकासशील देशों की मदद करने की बात की, जो बड़े राष्ट्र हैं वो विकासशील देशों की क्या करें, मदद करें। और इसके लिए भारत एक बुलंद आवाज़ बनेगा, ऐसा नारा भी दिया गया है।
साथ ही कह रहा है जीवन से जुड़े मुद्दों को स्कूल के सिलेबस में शामिल करें। ये कह रहा है कि जीवन से जितने मुद्दे जुड़े हुए हैं इनको सिलेबस में शामिल किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जो बालक है, इन बालकों को जो दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है उनके बारे में जो सिलेबस है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जो सिलेबस शामिल किया गया है और देने की जो दिनचर्या की बात की जाती है वो शामिल नहीं है, इससे आने वाले जीवन की बात की जाती है वो प्रभावित भी होता है। यहाँ पर तीसरी बात कही, विकास कार्यक्रमों में प्रकृति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाए। कोई भी आप कार्य करते तो उसमें आपको प्रकृति को ध्यान में रखना होगा कि प्रकृति है उसको कोई नुकसान नहीं हो। आपको कोई लैंड निकालनी तो उसमें ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर जो ग्रीन पौधे उनको नुकसान हो। पौधे का नुकसान होता है तो उससे पहले आपको मन लगाकर क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तो आने वाले समय में इस वातावरण को किस प्रकार से अपन शुद्ध रख सकते हैं इसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे देखते हैं, इसमें आगे देखने की बात करते हैं अपन इसमें कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या कही है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का रोम का दौरा खत्म होने के बाद में COP समिट में शामिल होने के ग्लासगो पहुंचे और यहाँ उन्होंने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत का जो एजेंडा सामने रखा कि इन्होंने कहा कि 3 दिन की जो यात्रा थी वो तो इनकी रोम की थी और यहाँ पर 2 दिन की जो यात्रा है वो COP समिट की बात की जो ग्लासगो में 2 दिन रहे। 5 दिवसीय इनकी जो यात्रा थी जिनमें 2 देशों की इन्होंने क्या की है, यात्रा की। पहले यहाँ पर रोम की यात्रा, फिर इनके बाद में क्या है, ग्लासगो की। G20 जो सम्मेलन हुआ तो रोम में हुआ है और ग्लासगो की जो बैठक जलवायु की हुई है वो कहाँ पे हुई, ग्लासगो में संपन्न हुई है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ दोनों ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत का एजेंडा है वो प्रस्तुत किया। COP 26 में एक्शन एंड सोलिडेरिटी द क्रिस्टल डिक्रेट सेगमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने ऋग्वेद की 2 लाइनों से अपनी स्पीच शुरू की कि यहाँ पर इन्होंने किसकी बात की जाती है कि ऋग्वेद की जो 2 लाइनें हैं उनसे अपनी स्पीच को क्या किया, यहाँ पर शुरुआत की। तो यहाँ पर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमारी संस्कृति में हजारों साल पहले ये मंत्र दिया गया था कि सगमत से शदम से मो मनासी जानमत है, यानी सभी मिलकर साथ चले, सब मिलकर संवाद करे और सभी के मन में भी मिले रहे। कि यहाँ पर जो कहे सब साथ मिलकर काम करें, यहाँ पर यानी सभी साथ मिलकर साथ चले और सब मिलकर क्या करें, संवाद करें और सभी के मन के सभी मिले रहे। कि यहाँ पर सभी व्यक्ति एक साथ चले, एक साथ संवाद करें और एक साथ मिलकर क्या करें, कार्य करें। ये ऋग्वेद में जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर इनकी बात कही गई है। साथ साथ अगर मैं पहली बार जब पेरिस क्लाइमेट समिट में आया था तो मानवता के लिए कुछ बात करने आया था। मेरे लिए पेरिस समिट नहीं सेटिमेंट और कम्प्लीमेंट था। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा जाता है, यानी सभी सुखी रहे। कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं पहली बार इस जलवायु परिवर्तन की बातें क्लाइमेट समिट में जब शामिल हुआ था पेरिस में, तो वहाँ समिट में कहा था कि सेटिलमेंट और कमिटमेंट की बात की जाती। तो यहाँ पर जो बात कही थी हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखी रहे, सभी व्यक्ति क्या रहे, सुखी रहे। ये भारत का नारा रहता है कि सभी व्यक्ति यहाँ पर क्या रहे, सुखी रहे। ये बात वहाँ पर इन्होंने कही थी। लेकिन वर्तमान समय कहा है इन्होंने कि यानी सभी मिलकर साथ रहे, सभी देश साथ मिलकर साथ चले और सब मिलकर क्या करें, संवाद करें, सब मिलकर बातचीत करें और सभी के मिले रहे, सभी जो दिल है वो क्या रहे, मिले रहे। मन की बात है, मन मिले रहे, ऐसी बात इन्होंने कही है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा इसमें कि ऋग्वेद के मंत्र में दिया था एकजुटता का संदेश, यानी एकजुटता की बात की जाती है। एकजुटता का यहाँ पर क्या दिया है, संदेश दिया है। सबसे पहले जो अपना भाषण का उद्बोधन शुरुआत की उस समय ऋग्वेद की दो लाइनें बोली गई है, वो यहाँ पर लिखी हुई है कि सगल स्वय स्वधवय स तो मनासी जानता है, यानी सभी मिलकर काम करे, सब मिलकर संवाद करे और सभी के मन में भी सभी मिले रहे, कि सबके मन में मिले रहे, कि सबके जो मन में दूरियां हैं वो दूरियां नहीं हो। ऐसा इन्होंने क्या किया है, संवाद, कि सभी राष्ट्र एक साथ चले, सभी बातचीत करें और सबके जो मन है वो मिलते रहे। इस प्रकार की बातचीत के साथ में इन्होंने क्या किया था, अपना जो स्पीच है उसको प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं, आगे देखने की बात करते हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में दुनिया की आबादी का 17% उत्सर्जन में हिस्सा सिर्फ 5%, और हमारे यहाँ दुनिया की 17% आबादी है लेकिन उत्सर्जन में हिस्सा 5% है। विश्व की कुल आबादी से भी ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भारतीय रेल से यात्रा करते हैं। इस भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा गया है। ये कह रहा है कि विश्व भारत में दुनिया की आबादी का 17% लोग रहते हैं, कि विश्व की जो आबादी उसका 17% भारत में निवास करता है, लेकिन उत्सर्जन की मात्रा में अपना कितना हिस्सा है, 5% हिस्से की बात कही जाती है। आबादी से भी ज़्यादा लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं, फिर भी यहाँ पर क्या है कि उत्सर्जन की मात्रा 5% है। यहाँ पर सिर्फ इसी पहल से सालाना
60 मिलियन टन उत्सर्जन कम होगा। इसी तरह हमारे एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन उत्सर्जन कम होगा। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की है। क्लाइमेट चेंज में लाइफ स्टाइल की एक बड़ी भूमिका है और पूरी दुनिया इसे मान रही है कि वर्तमान समय में लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन आ रहा है। ये दुनिया स्वीकार भी कर रही है कि वर्तमान समय जो लाइट की बात की जाए और लाइट में जो एलईडी बल्ब है और एलईडी बल्ब की बात की जाती है तो यहाँ पर कि सालाना 60 मिलियन टन उत्सर्जन की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो एलईडी बल्ब है और एलईडी बल्ब अभियान से यहाँ पर 40 मिलियन टन उत्सर्जन क्या होगा, कम होने की बात भी कही है। और हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एक पहल की और क्लाइमेट क्या है कि लोगों की जो लाइफस्टाइल बदल रही है उसके बारे में जानना भी क्या है, जरूरी है। ऐसी बातें माननीय प्रधानमंत्री ने भी कही है। आगे देखते हैं, आगे देखने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कि दी पंचामृत की सौगात, किसकी सौगात है? पंचामृत की सौगात। पंचामृत है क्या, इसके बारे में देखते हैं कि मैं एक शब्द आपके सामने रखता हूं, लाइफ। क्या रखा है? लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। कि इन्होंने एक शब्द रखा, शब्द कौन सा है? लाइफ शब्द इनके सामने रखा है, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसे जन आंदोलन बनाना होगा। अहम से वहम के कल्याण का सही रास्ता है कि जो अहम से वहम है उसके लिए कल्याण का रास्ता है। इसे चुनौती से निपटाने के लिए मैं भारत की तरफ से 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं और पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं कि भारत की ओर से पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। ये संबोधन किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये क्या है? संबोधन है। किसमें? ग्लासगो संबोधन की बात कही जाती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लाइफ स्टाइल को समझना बहुत ही आवश्यक है कि वर्तमान में जो लाइफ स्टाइल इसको समझने की बात करें तो सभी इसको समझना आवश्यक है। ये 5 तत्व आपके सामने रखे हुए हैं कि 5 तत्व क्या है। पहला तत्व इसमें अपन देखते हैं और पहला तत्व क्या इसमें डिफाइन किया हुआ है उसमें अपन चर्चा करें कि 2030 तक और 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉन फॉसिल एनर्जी है और नॉन फॉसिल एनर्जी इसको 500 गीगावाट तक पहुंचाने का यहाँ पर क्या रखा है? लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों की रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। कि सोलर ऊर्जा की बात करें, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देगा। कब तक? 2030 तक की बात कही जाती है और इसमें 50% जरूरत है वो इससे पूरी करेगा भारत। इस प्रकार लक्ष्य भी यहाँ पर रखा गया है। साथ साथ कह रहा है कि भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्ट्स का कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। कि यहाँ पर 2030 तक यहाँ पर जो कार्बन है और कार्बन एमिशन की जो बात कर रहा है उसमें 1 बिलियन टन है वो कम करने की बात भी कही गई है। और साथ ही साथ कह रहा है कि 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ जो 5वां इनका तत्व है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। कि 2070 तक और 2070 तक की बात की जाती है कि यहाँ पर नेट जीरो एनिमेशन का लक्ष्य हासिल करेगा। ये सच्चाई सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग को लेकर वादे खोखले साबित हुए। कि जो भी इसकी बात की गई है, क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है तो फाइनेंसिंग की बात की जाती है, सभी बातें के खोखली साबित हुई है। ये माननीय प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है। ये जो 5 बातें हैं इन 5 बातों में आपको सर्वाधिक जो बात की जाती है वो रिन्यूएबल जो ऊर्जा है उस पर सर्वाधिक बल दिया गया है क्योंकि ये 50% आने वाले 2030 तक लोगों को क्या मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा। और आप देख पा रहे हो इसमें कि जो भी बातें कही गई 2030, लेकिन अंतिम जो 5वां चरण है उसका है कि नेट जीरो की बात की तो नेट जीरो में इन्होंने जो लक्ष्य रखा है 2070 तक बात की और उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग को लेकर जो वादे खोखले साबित हुए कि जो फाइनेंसिंग जो वादे कहते हैं विकसित राष्ट्रों ने वो वादे कौन से साबित हुए? खोखले वादे साबित हुए। ये पंचामृत है वो भारत ने क्या दिए? इसमें सौगात दी है। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करते हैं। पहला भारत 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगावाट तक पहुंचा रहे हैं। कि यहाँ पर पहुंचाने के लक्ष्य की बात की जाती है और वो 500 अमृत है वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ये पंचामृत है, ये जो सौगात दी है वो भारत के पंचामृत यहाँ पर शामिल है। कि यहाँ पर 2030 सभी का लक्ष्य यहाँ पर रखा हुआ है, केवल एक का लक्ष्य रखा हुआ है 2070 की यहाँ पर बात कही जाती है कि जो 5वां पंचामृत है और इसमें लक्ष्य है वो यहाँ पर बात की जाए 2070 की बात कही जा रही है। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करते हैं और क्या कह रहा है आगे इसमें कि क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करना होगा। कि यहाँ पर जो क्लाइमेट जो फाइनेंस है इसको भी क्या करना होगा? ट्रैक करना होगा। कि दुनिया को लो कॉस्ट एनर्जी का महत्व समझना होगा। हमारी अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट एंड मुहैया कराए। हमें क्लाइमेट
क्लाइमेट जो फाइनेंस की बात की और ट्रैक पर करना होगा। हम अन्य विकसित देशों का दर समझते हैं, कुछ देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडराता खतरा है, बड़े कदम उठाने होंगे। मुझे यकीन है कि ग्लासगो में किए गए फैसले हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा, भविष्य बचाएगा। कि इनका कहना है कि जो विकसित राष्ट्र है वो 1 ट्रिलियन है उस फाइनेंस से सहायता करे, जिससे आने वाले समय में काफ़ी ऐसे राष्ट्र हैं जिन पे जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरा नहीं मंडराए, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो पीढ़ियाँ क्या रहे, यहाँ पे सुरक्षित रहे। इस प्रकार का उद्बोधन किया माननीय प्रधानमंत्री ने। आगे क्या कहा इन्होंने, जो फाइनेंशियल को लेकर बात की है और जलवायु परिवर्तन की बात कही, तो इसमें क्या बात कही उन्होंने कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ नियमों को लचीला बनाने की जरूरत है। कि जो जलवायु परिवर्तन की बात की जाती है उसके जो नियम है इनको लचीला बनाने की बात भी कही गई है। यहाँ पर क्या कहा गया, भारत में जल से नल परियोजना में लोगों को लाभ मिला, भारत में स्वच्छता अभियान से लोगों के जीवन में सुधार आया, ग्लोबल वार्मिंग में छोटे छोटे देशों की मदद की जरूरत है, भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है, देश में बारिश बाढ़ लगातार आ रहे तूफानों में फसल नष्ट हो रही है। कि यहाँ पर कह रहा है बारिश है, बाढ़ है, लगातार आ रहे तूफानों से फसल क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और पेयजल के स्रोत से लेकर किफायती आवास तक सभी को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ नियमों को क्या बनाना होगा, लचीला बनाना होगा। कि यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन जो नियम बनाए हुए वो कठोर नियम है, इनको कुछ लचीला बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार का संबोधन भी माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किया है। आगे देखते हैं इसमें, आगे क्या कह रहा है इसमें कि आप देख रहे हो किस प्रकार से राष्ट्र जो है मैन जो लीडरशिप है उनके साथ में जो मुलाकात है वो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्रिटेन की ही बात की जाती है, कि यहाँ पर ब्रिटेन के जो नेता है रूस की बात की जाती है। तो इनके साथ में किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री है वो किस प्रकार से इनके गले की बात की जाती है, कि संबोधन की बात की जाती है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये जो लीडरशिप की क्षमता होती है वो हर किसी व्यक्ति में नहीं होती है, ये तो अपनी क्या पर्सनैलिटी होती है उसी के आधार पर ये क्या होता है, सक्षम हो पाता है, ये साबित हो पाता है। और आपके सामने एक नज़रिया है और इस चित्र के माध्यम से आप देख भी सकते हो। आगे अपन बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या कर रहा है कि यहाँ पर भारत कह रहा है कि पिछड़े देशों के वैश्विक मदद की जरूरत, पिछड़े जो देश है इनको वैश्विक मदद की जरूरत, विश्व स्तर पर इनको मदद करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कह रहा है कि पीएम ने कहा पिछड़े देशों को वैश्विक मदद की जरूरत है, इसके लिए विकसित देशों को आगे आना होगा, दुनिया को अब एडॉप्टमेंट पर ध्यान देना होगा। जरूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर सभी देश एक साथ आए और जन भागीदारी अभियान बनाएं। कि सभी देश एक साथ मिलकर इस पर कार्य करेंगे तभी कार्य क्या होगा, सफल हो पाएगा, अन्यथा कार्य सफल नहीं होगा। ऐसा अभियान चलाना होगा। भारत की पहल से जुड़े दुनिया, कि भारत की जो पहल है उससे दुनिया क्या करे, जुड़े। भारत की पहल क्या है, एडॉप्टेशन के तरीके चाहे स्थानीय हो, पिछले देशों को इसके लिए दुनिया का सहयोग मिलना चाहिए। लोकल एडॉप्टेशन को ग्लोबल सहयोग के लिए भारत ने कोएशियल फॉर डिजास्टर रेजिडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पहल की शुरुआत की थी। मैं सभी देशों को इस पहल से जोड़ने का अनुरोध करता हूं। कि भारत कहता है कि मैं एक पहल चला रहा हूं और अन्य देश है वो इससे जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आने वाले जो विकासशील देश है इनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। नहीं तो इन पर क्या हुआ, जो खतरा मंडरा रहा है तो आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी आएगी उनके लिए क्या होगा, खतरा साबित होगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें, और आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से जो राष्ट्र को जो मैन नायक है उनका संबोधन है, और साथ ही साथ में अन्य राष्ट्र के जो महानायक है उनके द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर जो बातचीत की जा रही है एक स्वागत के रूप में देखा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे अपन देखते हैं क्या कहा गया इसमें कि नल से जल क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला से सुधार जीवन। कि उज्ज्वला गैस से लोगों को यहाँ पर गैस सिलेंडर की बात की जाती है, जिससे कार्बन की जो मात्रा है वो कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका जीवन है उस जीवन में क्या भी हुआ है, सुधार हुआ है। साथ ही साथ जो नल की समस्या है, जल की जो बात की जाती है, और जल के लिए अमृत जल मिशन की बात है, जल जीवन जो मिशन है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, प्रत्येक जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पानी के कनेक्शन की बात कही जाती है। तो यहाँ पर पहला राज्य गोवा बन चुका है। यहाँ पर संपूर्ण परिवार की बातें पूरे राज्य में कनेक्शन हो चुके हैं। कह रहा है यहाँ पर कि भारत में हमने कई मुद्दे और विकास कार्यक्रमों में प्राकृतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई। नल से जल क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला के जरिए हमने लोगों को जीवन स्तर में क्या किया, सुधार किया। साथ साथ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जनजातियाँ प्रकृति के साथ रहने का हुनर जानती है। हम चाहते हैं कि उनका ये हुनर आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी है हम इस जीवन से जुड़े मुद्दे को स्कूल के सिलेबस में क्या करें, शामिल करें। सबसे अहम बात की है हम इस जीवन से जुड़े मुद्दे को
कि जनजीवन से जुड़े जो मुद्दे इनको स्कूल के सिलेबस में क्या करें, शामिल करें। ये भी बात माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कही है कि जो जनजीवन अभी वर्तमान व्यतीत हो रहा है इसको आने वाला जो सिलेबस है उसमें शामिल किया जाए, ये बात यहाँ पर कही गई है। और जब सिलेबस में शामिल होगा ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आगे देखते हैं, आगे पर देखते हैं क्या बात कर रहा है यहाँ पे। अमेरिका दुनिया के सामने उदाहरण पेश करेगा बाइडेन, कि यहाँ पर बात कर रहा है कि अमेरिका है वो दुनिया के सामने उदाहरण पेश करेगा बाइडेन, कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो क्या उदाहरण पेश करेंगे। कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी समिट में अपनी बात रखी। बाइडेन ने कहा हम निवेश करने और एक स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य का निर्माण करने की क्षमता है। इस प्रक्रिया में दुनिया भर में लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे हमारे बच्चों के लिए स्वच्छ हवा, हमारे घर के लिए स्वस्थ वन और पारिस्थितिक तंत्र भी क्या होगा, तैयार होगा। इस प्रकार की बातें कही किसने, जो बाइडेन के द्वारा इस समिट में बातें रखी गई कि आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या हो, सुरक्षित हो, उनको स्वस्थ वातावरण मिले और हमारे जो मकान है, परिवार है वो क्या रहे, स्वस्थ रहे। ये बात भी कही गई है। आगे अपन देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि हम दिखाएंगे कि हमारे अमेरिका दुनिया के सामने उदाहरण पेश करेगा और सख्ती से नेतृत्व करेगा। हमारा प्रशासन जलवायु प्रतिबंध को शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों के लिए पूरा करने के लिए तत्पर है। और यहाँ पर कहा गया है समिट से पहले जॉनसन से मिले मोदी, कि यहाँ पर जॉनसन की बात की जाती है। जॉनसन से मिलने की बात करें तो यहाँ पर कोप 26 वर्ल्ड लीडर्स समिट के इतर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। बोरिस जॉनसन की बात की जाती है, उनसे मुलाकात की और समिट में एक सफल आयोजन के लिए जॉनसन को बधाई दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए जॉनसन के वैश्विक पहल की सराहना की, कि यहाँ पर जो वैश्विक सफल की बात की जाती है उसकी सराहना भी यहाँ पर की गई है। और इस समिट में शामिल होने से पहले यहाँ पर मुलाकात भी की है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे अपन बात करते हैं और आगे जो प्रश्न क्या बनता बना, उन्होंने ISI और CDRI के तहत संयुक्त पहलों पर संयुक्त क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, नवाचार और ग्रीन हाइड्रोजन, नवीनीकरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्ध दोहराई है। कि जो ब्रिटेन है और ब्रिटेन के साथ हम इन कार्यों में एक साथ जुटकर कार्य होने की बात भी दोहराई है। साथ ही साथ कहा गया इसमें, इसके साथ ही दोपहर की बात की जाती है तो आसपास प्रधानमंत्री 2030 के रोडमैप का जायजा लिया। उन्होंने व्यापार और अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने ATF वार्ता शुरू करने की दिशा में उठाए गए कदमों की प्रगति पर क्या कि संतोष व्यक्त भी किया है। कि जो ATF की बात की जाती है और इसके आधार पर जो कदम उठाए गए उनकी भी क्या की सराहना की है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया इसमें, कि हम दुनिया को वहाँ ले जाएं जहाँ क़यामत, यहाँ पर बात की जा रही है कि हम दुनिया को वहाँ ले जाएं जहाँ क़यामत की मशीन शुरू हुई है। जॉनसन, कि हम दुनिया को वहाँ ले जाए जब क़यामत की मशीन क्या हुई है, शुरू हुई है। ये जॉनसन की बात है। कि समिट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दुनिया भर में हरित औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता बताई। जॉनसन ने कहा कि समय आ गया है कि विकसित देशों की अपनी विकसित देश है उनकी विशेष जिम्मेदारी को पहचानना चाहिए। इसके लिए हर किसी को मदद करना होगा, कि यहाँ पर हर किसी को क्या करना होगा, मदद करना होगा। ग्लासगो में 250 साल पहले जेम्स वाट एक जैसी मशीन के साथ आए थे जो भाप से संचालित होती थी। ये कोयले की जलाने से पैदा हुई थी। हम आपको उसी जगह ले जाए जहाँ से क़यामत की मशीन शुरू हुई थी। सभी देशों को एक बार फिर से इस गंभीरता से विचार करना होगा, साथ ही एक दूसरे की मदद भी करनी होगी। ये बात कही किसने, जॉनसन ने बात समिट में रखी है कि सबसे पहले भाप का इंजन का आविष्कार किया था और वहाँ से एक क़यामत की मशीन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कोप 26 समिट की बात है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते के बाद से पिछले 6 सालों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। जीवाश्म ईंधन का तेजी से उपयोग करके हम मानवता को खात्मे की कगार पर धकेल रहे हैं। हमें यहाँ एक कड़ा निर्णय लेना होगा, या तो हम इससे रोक दें या जलवायु परिवर्तन से हम रुक जाएंगे, या तो हम इसे रोक दें नहीं जलवायु परिवर्तन से हम रुक जाएंगे। साथ साथ कहा है कि गुरुत्व ने कहा कि जैव विविधता के साथ क्रूर बर्ताव बहुत होता है और कार्बन के साथ खुद को मारना बहुत होता है। प्रकृति के साथ शौचालय जैसा बर्ताव बहुत हुआ है। हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हमारा ग्रह बदल रहा है। कि कहने का अर्थ है कि जो प्रदूषण आप फैला रहे हो अपनी कब्र है वो खुद खोद रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कि आने वाले इनमें दिनों में इन पर सुधार करने की क्या है, आवश्यकता है। आगे बात करते हैं, आगे बात क्या कहेंगे, अगला पॉइंट आ चुका है अपने पास में, अमीर देशों को भारत की 2 टूक। कि अमीर देशों को भारत ने 2 टूक में क्या कहा है, क्या संबोधन किया है। और संबोधन कहा है विकसित देशों ने एनर्जी के खूब फल सके हैं, अब उन्हें एनिमेशन करना चाहिए। ये बात किसने कही है, पीयूष गोयल ने कही है। और पीयूष गोयल ने अच्छी बात कही है कि आपने खूब यहाँ पर स्वाद चखा है,
अब आपको सहयोग देने की क्या आवश्यकता है। और आप देख सकते हो कि पीयूष गोयल है जो यहाँ के माननीय मंत्री की बात, कैबिनेट मंत्री की बात की जाती है, उन्होंने क्या कहा है कि भारत करेगा अगुवाई, भारत विकासशील देशों की आवाज़ बनेगा, क्योंकि भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ रहा है, कि आने वाली जो पीढ़ी है उनसे भारत लड़ रहा है, इसके लिए भारत क्या है, विकासशील राष्ट्र है, उनकी क्या बनेगा, आवाज़ बनेगा। इस प्रकार का संबोधन भी किया गया है। साथ ही साथ देखते हैं अपन इसमें आगे कि भारत ने क्या दो टूक कही है यहाँ पे, कि यहाँ पर कहा है कि नेट जीरो एनिमेशन के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए, ताकि विकासशील देश अपनी विकास की रफ्तार तेज करने के लिए कुछ कार्बन स्पेस इस्तेमाल करके नेट जीरो एनिमेशन का मतलब है उत्पादन होने वाले ग्रीन हाउस गैसों, भूमंडल से बाहर जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के बीच में संतुलन बनाना है, कि जो यहाँ पर जो प्रदूषण जो गैसें हैं इनको किस प्रकार से रोकना है, इस बारे में बताए जाए। ये बात कही किसने, पीयूष गोयल के द्वारा ये बात भी कही गई है। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन चर्चा करें इसमें तो क्या कहा गया है कि ब्रिटेन के ग्लासगो में, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन के ग्लासगो में होने वाली यूएन क्लाइमेट चेंज में कॉन्फ्रेंस से पहले इस आयोजन में भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के विकासशील देशों की आवाज़ बनेगा, क्योंकि भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिवर्तन से क्या कर रहा है, लड़ रहा है, कि यहाँ पर जो विकासशील जो देश है उनकी आवाज़ बनना चाहता है भारत। इस प्रकार का समिट शुरू होने से पहले जो प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया था पीयूष गोयल को, उन्होंने बात भी रखी है कि आने वाले समय में भारत लड़ रहा है और आने वाले समय में विकासशील देश की क्या बनेगा, आवाज़ बनेगा। क्लीन एनर्जी के लिए एक नई तकनीक की जरूरत है, जो क्लीन एनर्जी है उसके लिए नई तकनीक की क्या आवश्यकता है, ये बात भी यहाँ पर कही गई है। क्या कही गई, पीयूष गोयल ने कहा कि अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है जिससे बड़ी मात्रा में क्लीन एनर्जी को ग्रिड्स में सोखा जा सके। हम कब तक नेट जीरो का लक्ष्य पा सकेंगे, ये तय करने के से पहले हमें नई तकनीक और इनोवेशन तैयार करने की जरूरत है, इसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। कब तक नेट जीरो एनिमेशन का लक्ष्य पा सकेंगे, कि यहाँ पर नेट जीरो की बात की, कब यहाँ पर जीरो का जो लक्ष्य होगा उसकी बात है, उससे पहले नवीन तकनीक पहले से यहाँ पर होनी चाहिए, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये बात कह रहे कौन से, पीयूष गोयल के द्वारा बात कही गई है। आगे देखते हैं, मसला गरीब अमीर देशों का नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे, जो बात की जा रही है वो गरीब अमीर देशों की बात नहीं है, लेकिन विकासशील देशों का क्या करना होगा, सहयोग की बात कही जाती है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पीयूष गोयल के भाषण से पहले समिट के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने अपनी शुरुआत स्पीच में, जो अध्यक्षता की शुरुआत करें उसमें आलोक शर्मा ने अपनी स्पीच में कहा है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री के अंदर रखने के हमारे लक्ष्य को जीवित रखने के लिए COP26 क्लाइमेट नेगोशिएशन की हमारी आखिरी और सबसे अच्छी उम्मीद है। मसला अमीर या गरीब देशों का नहीं है, अब तो सब इससे प्रभावित हो रहे। और नतीजे की बात करते हैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हम सब नहीं चाहते तो मानवता हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। अभी हम सुधार नहीं कर पाएँ तो आने वाली जो मानवता है वो हमें माफ़ नहीं कर पाएगी। ऐसी बात किसने कही है, आलोक शर्मा ने अपनी स्पीच में ऐसी बात कही है। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट सिर्फ कागज पर कारगर रहा, कि पेरिस की बात की जाए तो पेरिस में जो समिट हुआ था जलवायु परिवर्तन का, वो केवल कागज पर ही साबित हुआ, बाकी जमीनी स्तर की बात की जाती है तो उस पर लागू करने की बात नहीं की जाती है। इस प्रकार के संबोधन में कहा गया है। साथ साथ कह रहा है कि 2015 पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसका एक ही मकसद था कि कार्बन उत्सर्जन कम करने कि दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जाए। इससे तय हुआ था कि सभी देश मिलकर सख्त कदम उठाए और 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं तो कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने का टारगेट हासिल किया गया। बदकिस्मती है, समझौता कागज पर जितना कारगर दिखता है हकीकत में देश में लागू करने में नाकाम रहे, कि जितना कागज पर कारगर रहा उतना देश में लागू करने पर नाकाम रहे। सब अपनी मजबूरियां गिनाते हैं, लेकिन विश्व पर्यावरण की चिंता किसी को नहीं है, कि यहाँ पर जो बात की जा रही विश्व जो पर्यावरण है इसकी चिंता किसी को नहीं है। सब अपनी कमियां गिनाते रहते हैं, सब अपनी मजबूरियां बताते हैं, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन की जो बात है इस पर कारगर साबित नहीं हो पाए। आगे अपन बात करते हैं, और क्या कहा गया इसमें कि शेयर्स की कीमतों में तेजी से जो वृद्धि हो रही है, कि शेयर्स की जो कीमत है उनमें तेजी से बात करें। 300 अरब डॉलर की संपत्ति वाले अमीर बने एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के सीईओ की बात है, कि यहाँ पर देश की बात न विदेश की बात है, पूरे विश्व में 300 अरब डॉलर की बात करें और 300 अरब डॉलर वाले की डॉलर की बात करें, पहले अमीर शख्स बन चुके हैं। और यहाँ पर अमीर शख्स की बात करें तो कौन है, एलन मस्क की बात की जाती है। और एलन मस्क है, इनकी कंपनी की बात करें तो कंपनी इनकी कौन सी है, टेस्ला कंपनी की बात कही जाती है। और इनकी संपत्ति है वो कितनी है,
300 अरब अमीर की बात की जाती है, 300 अरब इनकी संपत्ति पहुंच चुकी है। और अमीर की बात है, दुनिया के एक पहला शख्स है जो सबसे अमीर शख्स है, विश्व की बात की जाती है, दुनिया की बात की जाती है। और यहाँ पर दूसरे की बात की तो अमेजन का जो CEO है उनकी बात कही जाती है। और 11वें नंबर पर बात करते हो किसी बात होती है, मुकेश अंबानी की बात कही जाती है। देखते हैं यहाँ पर कि कई देशों की जीडीपी में ज़्यादा मस्क की संपत्ति है, कि जीडीपी की बात है उससे कहीं ज़्यादा इनकी क्या है, संपत्ति की बात कही जाती है। और यहाँ पर इजिप्ट, पुर्तगाल, कतर, ग्रीस और फिनलैंड की जीडीपी से ज़्यादा संपत्ति है। इन देशों की बात है, इजिप्ट है, पुर्तगाल है, कतर है, ग्रीस है, फिनलैंड है, इनसे ज़्यादा तो इनकी जीडीपी से क्या है, संपत्ति इनके पास में। किसके बात हो रही है, एलन मस्क की बात, टेस्ला कंपनी का CEO की बात की रही है। और यहाँ पर अमेजन के बेजोस से 100 अरब डॉलर ज़्यादा मस्क की क्या है, संपत्ति है, कि जो अमेजन की बात की और इससे 100 अरब डॉलर संपत्ति क्या है, ज़्यादा है। अभी मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है 100.09 अरब क्या है, डॉलर है। तो आप देख सकते हो कि मुकेश अंबानी की 200 अरब डॉलर संपत्ति क्या है, इससे कम है। यहाँ पर कह रहा है कि नेटफ्लिक्स और पेपल्स के मार्केट में कैप से ज़्यादा संपत्ति है, कि कह रहा है कि नेटफ्लिक्स और पेपल के मार्केट में कैप से ज़्यादा क्या है, संपत्ति है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो कि एलन मस्क है उसकी बात की जा रही है और टेस्ला कंपनी का क्या है, मालिक है। और उनकी संपत्ति की बात की जाती है 300 अरब डॉलर पहुंच चुकी है और विश्व का नंबर धनी व्यक्ति के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखने की बात की जाती है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क ने दुनिया के पहले ऐसे अमीर बन गए जिनकी नेटवर्थ 300 अरब डॉलर हो गई है। इसका कारण यह है कि कंपनी के शेयर्स की कीमतों में आई बढ़ती संपत्ति से 10 अरब डॉलर बढ़ गई है। कि एक ही दिन में कितनी बढ़ी है, कि एक दिन में संपत्ति तो बढ़ी है 10 अरब डॉलर। कि यहाँ पर जो शेयर है और शेयर में यहाँ पर बात करें, शेयर में जो वृद्धि हुई है और वृद्धि की बात की जाती है तो इनमें कि 10 अरब डॉलर है वो एक दिन में यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऐसी बात कौन कर रहा है, एलन मस्क की जो शेयरों की बात की जाती है, जो टेस्ला कंपनी है उनकी बात कही जा रही है। साथ साथ कह रहा है कि यहाँ पर जो टेस्ला जो शेयर है उसकी कीमत की बात है। दरअसल पिछले हफ्ते जो बात की जाती है, शेयर्स की कीमत ज़बरदस्त बढ़ी है। इसकी वजह से एलन मस्क की जो नेटवर्थ में अच्छी खासी बढ़त आई है। इस उपलब्धि उन्होंने कब तक हासिल किए, एक ही दिन में माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार मस्क की जो नेटवर्क इस समय 302 अरब डॉलर हो चुकी है। कि यहाँ पर इनकी जो कंपनी की जो वैल्यू की बात करते हैं 300 अरब डॉलर इनकी क्या बन चुकी है, संपत्ति। एक दिन में 10 अरब डॉलर है वो इन्होंने क्या है, कमाए हैं। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करते हैं 10 अरब डॉलर बड़ी संपत्ति, उसके बारे में बात करें। खबर के मुताबिक टेस्ला के शेयर्स की बड़ी कीमत से मस्क की नेटवर्थ और यहाँ पर 10 अरब डॉलर बढ़ गई है। शेयर्स की कीमत बढ़ने की वजह यह थी कि हटज ने टेस्ला की 1 लाख कार खरीदने का ऑर्डर दिया था। हटज ने किराए पर गाड़ियाँ चलाते हैं और उनसे एक ही दिन में इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया कि हटज ने यह ऑर्डर 26 अक्टूबर को दिया था, कि ये 26 अक्टूबर को ऑर्डर दिया था और एक ही दिन की बात की जाती थी और एक ही दिन में यहाँ पर 10 अरब डॉलर और 10 अरब डॉलर का क्या हो गया, फायदा हो गया। किसको, एलन मस्क कंपनी की बात की जाती है। आगे अपन बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर है बेजोस। दूसरे नंबर पर कौन है, बेजोस की बात की जाती है। एलन मस्क के बाद दूसरे नंबर अमेजन के जेफ बेजोस है, उनकी संपत्ति 199 अरब डॉलर है, यानी उनसे मास्क 100 अरब डॉलर आगे हो गए। जबकि कुछ समय पहले तक दोनों के बीच संपत्तियां अंतर 10 से 20 अरब डॉलर हुआ करता था, कि दोनों के बीच में जो अंतर था वो केवल 10 से 20 अरब डॉलर था। लेकिन वर्तमान समय में यही अंतर कितना है, 100 अरब डॉलर का हो चुका है। कि 100 अरब जो डॉलर है वो संपत्ति ज़्यादा किसकी है, एलन मस्क की बन चुकी है। ये आपके सामने देखा जा रहा है कि अमेजन का मार्केट कैप 2.46 ट्रिलियन डॉलर है। एप्पल का मार्केट 2.41 ट्रिलियन डॉलर है। एप्पल के शेयर्स की कीमत की बात करते हो हाल ही में भारी गिरावट आई है। इसकी वजह से इसके मार्केट कैप पर भी असर देखा जा रहा है। कि यहाँ पर जो एप्पल की बात हो रही है, एप्पल के साथ साथ में अपन अमेजन की बात की जा रही है, इनके जो मार्केट है इनमें गिरावट भी देखी गई है। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं इसमें, और आगे अपन देखा जा रहा है इसमें कि एप्पल का शेयर्स 4% टूटा है। कि चौथी तिमाही में खराब रिजल्ट के बाद एप्पल का शेयर्स पिछले हफ्ते 4% टूटा था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के बाद आती है, इसकी शेयर 1.1 पिछले हफ्ते टूटा था। माइक्रोसॉफ्ट है
एप्पल से ज़्यादा मूल्यवान कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाती है। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है कि एप्पल से ज़्यादातर मूल्यवान कंपनी, लेकिन साल 2020 की शुरुआत के बाद पहली बार ये एप्पल से आगे निकली है। इस साल जनवरी के बाद पिछले हफ्ते में इसका शेयर सबसे ज़्यादा बढ़ा है। कि यहाँ पर शेयरों की बात की जाती है और शेयरों की कीमत में आप देखते हो जैसे मार्केट में कोई उथल फेर होती है, कोई परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ साथ इसमें परिवर्तन देखा जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर कई देशों की जीडीपी से ज़्यादा मस्क की क्या संपत्ति है। कि यहाँ पर जो बात कही जाती है कई देशों की बात करें तो यहाँ पर जो देशों की बात हो रही है कि इजिप्ट है, पुर्तगाल है, ग्रीस है, कतर है, फिनलैंड है। इन देशों की जो जीडीपी है इनसे ज़्यादा जो पैसा है वो किसके पास में, एलन मस्क के बात कही जाती है। और साथ ही साथ ध्यान रखना होगा कि जीडीपी के साथ साथ कह रहा है कि यहाँ पर एलन मस्क की बात की जाती है तो यहाँ पर हर्टज ने क्या किया कि गाड़ी को जो ऑर्डर दिया उससे क्या हुआ, उसी दिन उसकी संपत्ति है 36 अरब डॉलर बढ़ी थी। जबकि टेस्ला का शेयर 13% उछला था और टेस्ला के शेयर की कीमत उस साल 45% बढ़ी थी। तो यहाँ पर टेस्ला की बात की जाती है और यहाँ पर जो कंपनी का शेयर है ऑर्डर देते ही एक साथ वहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाता है और इलेक्ट्रॉनिक कारों के कारण ऑर्डर देने के कारण यहाँ पर जो शेयर है उसमें क्या हुई, भारी बढ़त देखी गई है। आगे देखते हैं इसमें और अगला पॉइंट अपना आता है इसमें, और अगला पॉइंट अपना कौन सा है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा। जो रिन्यूएबल की बात की जाती है कि रिन्यूएबल जो ऊर्जा है उसको किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ावा देना है, उसकी बात यहाँ पर कही गई है कि आने वाले समय में किस प्रकार से ग्रीन ऊर्जा को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। और ग्रीन ऊर्जा की बात की तो इंडस्ट्रीज के लिए ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। एनर्जी के कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव करने जा रहे हैं। और सरकार की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन ऊर्जा को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा, इस प्रकार की यहाँ पर बात कही जा रही है। और सरकार है वो किस प्रकार से बदलाव लाएगी, अपन देखेंगे यहाँ पर कि रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड बढ़ाना चाहती है सरकार। और रिन्यूएबल की बात की जाती है तो आपके सीकर में जो हर्ष की पहाड़ी है और वहाँ पर ये पवन पंखे लगे हुए हैं और साथ ही साथ आपकी सोलर ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो वर्तमान में कि सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट के जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल 120 रुपये लीटर हो चुका है और आप देख रहे हो लगातार पेट्रोल के मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि उस समय अपन बात करें कि 70 से 80 रुपए में आप पेट्रोल खरीदते थे, लेकिन आज इसका मूल्य बढ़कर 120 रुपए लीटर हो चुका है। यहाँ पर वेरिएशन अपन निकालते हैं, दोनों का वेरिएशन निकाले तो अमूमन लगभग 40 से 50 रुपए यहाँ पर मूल्य बढ़ चुका है। कि जहाँ पर 2 लीटर तेल आता था वहाँ पर अब 1 लीटर तेल आता है, ऐसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और सभी की पॉकेट मनी है उस पर भार भी बढ़ा है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वाहन चलाता है और वाहन चलाने वालों के लिए यहाँ पर मूल्य आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से मूल्य में यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। साथ कर सरकार इंडस्ट्री, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे एंड यूज सेक्टर में ग्रीन एनर्जी डिमांड बढ़ाना चाहती है। और कंपनियों को क्लीन एनर्जी सोर्स के इस्तेमाल के लिए कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। कि कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट है वो भी कंपनी को दिए जाएंगे। इस प्रकार की सरकार क्या करिए, डिमांड करिए। आगे देखते हैं इसमें कि आप सोलर की बात करें, सोलर के रूप में आपके जोधपुर के भड़ला पार्क है, जैसलमेर का नोक पार्क है, जो अपने आप में एक उदाहरण क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं अपन इसमें कि रिन्यूएबल ऊर्जा की बात करते हैं। और यहाँ पर क्या कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में बदलाव करने जा रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी इंडस्ट्रियल यूनिट बिजली की कुल खपत में ग्रीन एनर्जी के एक न्यूनतम हिस्से का इस्तेमाल करें। हालांकि अब ये साफ नहीं हुआ कि इंडस्ट्रियल यूनिट को न्यूनतम कितनी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, कि कितना इस्तेमाल करना होगा ये अभी तय नहीं किया गया। और साथ साथ ध्यान रखना कि कार्बन मार्केट डेवलपमेंट में मदद करेगा कानून, एक कानून पारित करेगा जिससे कि मार्केट में क्या करेगा, मदद करेगा। कि सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधन इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूनतम खपत निर्धारित करने के अलावा भारत में कार्बन मार्केट डेवलपमेंट में मदद करेगा। निर्धारित जो हितधारक की बात की जाती है और बातचीत के बाद में संशोधन के लिए क्या हुए, तैयार। और केंद्र सरकार की बात है 2030 तक लक्ष्य रखा है कि देश में बिजली की क्षमता है वो 40% क्या होनी चाहिए, रिन्यूएबल की बात कही जाती है। कि जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा की बात करें कि 2030 तक
अमूमन है वो 50% तो रखा कहाँ पे, ग्लासको की बात की, और यहाँ पर 40% अलग से रखा गया है। रिसोर्स की मदद से यहाँ पर जनरेट करने की बात कही है कि अन्य जो सोर्स है उनसे जनरेट की बात कही गई है कि भारत में आने वाले समय में जो तापीय ऊर्जा है इनको कम करना है और आने वाले समय रिन्यूएबल जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना है, और 2030 तक 40% की यहाँ पर क्या करना है, बढ़ोतरी करनी है। प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा क्या है, समीक्षा में क्या कह रखा उन्होंने कि यहाँ पर कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा की थी और संबंधित मंत्रालय विभागों राज्य सरकार से सुझाव लेने का निर्देश दिया था। इन निर्देश के चलते 28 अक्टूबर 2021 में ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। इसके बाद इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया कि आने वाले समय एक बैठक की और बैठक के बाद में सभी राज्यों को यह संबोधन किया गया कि आने वाले समय में कार्बन की मात्रा को किस प्रकार से कम करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड को बढ़ाना चाहती है सरकार। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि कानून को बदलने का उद्देश्य इंडस्ट्री, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे एंड यूज सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड को बढ़ाना है। कंपनियों के लिए क्लीन एनर्जी सोर्स के इस्तेमाल के लिए यहाँ पर कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि जो कंपनियां इसका जो इस्तेमाल करेगी उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि कार्बन जो सेविंग है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रदान करेगी। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करें यहाँ पे कि सरकार ने जताया भरोसा कि अगले गवर्नर की बात करते हैं और सरकार ने क्या भरोसा जताया। इसमें एक एक करके आपके पूरे पॉइंट देखे जा रहे हैं। अगला पॉइंट आपका आ चुका आरबीआई, और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की बात करें और 3 साल का जो एक्सटेंशन 2023-24 तक बात करें और 24 तक यहाँ पर किया गया है कि इनका जो कार्यकाल है वो 10 दिसंबर 2021 को पूर्ण हुआ है। इनकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इनको नियुक्त किया गया था वो आता 2018 को। अब इनका जो कार्यकाल 2021 से बढ़ाकर कितना हुआ है, 2024 तक कार्यकाल इनका किया गया है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2024 तक बात करें तो इनका 3 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ा है कि शक्तिकांत दास की बात करें और इनका 3 वर्ष का कार्यकाल बढ़ चुका है और 25वें गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया जाएगा कि 25वें गवर्नर की बात यहाँ पर कही जाती है कि 25वां जो गवर्नर है उसके रूप में बात कही जाएगी कि यहाँ पर सरकार की बात हो रही है। सरकार क्या करेगी, आने वाले समय में 25वें गवर्नर के रूप में यहाँ पर क्या करेगी, नियुक्त करेगी। और यहाँ पर अपन बात करते हैं कि बात शक्तिकांत दास है वो रिजर्व बैंक की अपन बात करते हैं और 25वें क्या बनेंगे, गवर्नर बनेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2018 में और 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी और एक कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका रहा था 2021 में और 2021 की अपन बात करें और 2021 में देखा जा रहा है कि इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल पूर्ण हो रहा है और 2021 के बाद में इनका जो कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है 2024 तक और 2024 तक 3 वर्ष का इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। आपको पता है कि जब कार्यकाल इनका संतोषजनक रहा है तभी इस प्रकार का कदम उठाया गया है। और आप देख पा रहे हो कि जो शक्तिकांत दास जो गवर्नर है वो पूर्व में नीति आयोग के सदस्य भी थे कि इनको कुछ समय के लिए ये नीति आयोग है और नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। और यहाँ पर जो बात कही जाती है कि इनके द्वारा कड़े कदम भी उठाए गए हैं कि यहाँ पर देखा जा रहा है 12 दिसंबर 2018 को वे गवर्नर बने थे। दास की बात करें तो यहाँ पर 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वे इकोनॉमिक सेक्रेटरी पर रह चुके हैं। कोरोना में उनके काम को सरकार ने भी सराहा है कि कोरोना की बात की जाती है और कोरोना काल में उनके कार्य को सराहना की गई है। साथ साथ बात की जाती है कि यहाँ पर 2018 की बात की, जब से इन्होंने कार्यपदभार संभाला है इनके कार्यकाल की यहाँ पर क्या हुई है, सराहना हुई है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं कार्यकाल की बात करते तो साथ में ध्यान रखना होगा कि इस कोविड काल में इस कोविड-19 की बात की जाती है और कोविड-19 में इसका जो कार्यकाल बात करें, इनके कार्य की बात की जाती है और कार्य की यहाँ पर क्या हुई है, सराहना हुई है कि इनके द्वारा इस लॉकडाउन में अच्छा कार्य भी किया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। साथ साथ कहें कि जब अच्छा कार्यकाल रहा है तभी तो सरकार ने इनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं अपन चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकाल की बात की जाती है तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि सरकार ने रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। अब इस पद पर 2023-24 तक बने रहेंगे। दास ने 12 दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर पद का संभाला था। उससे पहले उर्जित पटेल की बात की जाती है। उर्जित पटेल के इस कार्यकाल के समय जो नोटबंदी की बात की जाती है और नोटबंदी हुई थी और यहाँ पर ये कोविड काल में सफल कार्यकाल की बात की जाती है।
नोटबंदी की बात, उर्जित पटेल ने अपना कार्यकाल पूरा होने के से पहले इस्तीफा दे दिया था, कि इनका कार्यकाल पूर्ण हुआ उससे 1 वर्ष से इन्होंने पहले क्या दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। आगे अपन बात करते हैं, पहली बार एक्सटेंशन मिला है, कि पहली बार शक्तिकांत दास को एक्सटेंशन मिला है, कि उन्होंने एक्सटेंशन समय ऐसे समय मिला है जब एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की इकोनॉमी की रिकवरी के रास्ते पर है। कोरोना के समय देश की अर्थव्यवस्था भारी गिरावट आई थी और रास्ते पर लाने का काम शक्तिकांत दास की अगुवाई में किया गया था, कि इस अर्थव्यवस्था को एक पटरी पर लाने का जो कार्य है वो किसकी देखरेख में किया, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है, इनके नेतृत्व में किया गया। इसीलिए इनके जो कार्यकाल है उसको 3 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करें कि जो फैसला लिया गया, इस फैसले की अपन बात करते हैं कि शक्तिकांत दास की बात एक्सटेंशन का फैसला है वो लिया गया। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट एसएससी ने उनके सेवा एक्सटेंशन को मंजूरी दी। 64 वर्षीय दास महंगाई और विकास दोनों को साधते हुए अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम करते हैं। रिजर्व बैंक का महंगाई का लक्ष्य 6% नीचे रखने का था और साथ ही ग्रोथ बनाए रखने का था। दोनों मोर्चे पर रिकवरी, रिजर्व बैंक ने पिछले 1.5 साल में कोरोना के समय ये सफलता हासिल की। जो दोनों लक्ष्य हैं इनको सफलता प्राप्त करने में इनकी सफलता मानी गई है। साथ साथ में ध्यान रखना कि ब्याज दरों में कटौती और राहत पर लिया गया फैसला, कि यहाँ पर ब्याज दर है उनमें भी कटौती की गई है। यहाँ पर बात करें इस दौरान लगातार ब्याज दरों में कटौती और तमाम राहत पहुंचाने के लिए ये फैसला काम होता है। और यहाँ पर अपन बात है ऐतिहासिक रूप से जो लोन डिपॉजिट दोनों पर ब्याज दरें जो है एकदम निचले स्तर पर की बात करें, लोन की जो ब्याज दर 6.44 पर है, जबकि डिपॉजिट की बात करें वो कितनी है, 5% की बात कही जा रही है, कि इन्होंने जो ब्याज दर है वो 6.44 और डिपॉजिट की बात कितनी है, 5% की बात कही जा रही है। आगे अपन बात करते हैं 1980 के बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, ये पूर्व की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल दे रखी है इनकी, कि ये अपने कार्यकाल में क्या क्या किस किस पद पर रह चुके हैं। यहाँ पर अपन बात है 2017 मई तक इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी में थे, वे देश के 25वें गवर्नर बने थे। नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब भी दास की मुख्य मोर्चे पर थे। दास पिछले 38 साल की बात की जाती है तो 38 साल में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। दास ने 15वें फाइनेंस कमीशन में सदस्य के रूप में काम किया हुआ है। साथ साथ में ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर दास पिछली बार मौद्रिक नीति की समीक्षा में कहा था कि हम बहुत संकट वाले चरण में हैं और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इससे बाहर निकल सके। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 में देश की इकोनॉमी है वो 9 पॉइंट दर की रहने की बात कही जा रही है, यानी बढ़ने की बात की जा रही है। और पिछले साल देश की जो इकोनॉमी है वो 7.3 की जो गिरावट है वो दर्ज की गई थी, कि 7.3 की जो गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में 9.5 दर की वृद्धि देखी जाने का अनुमान भी बताया गया है। साथ साथ कहा दास ने कि यहाँ पर अपन बात करते हैं और यहाँ पर बात की जाती है तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो बता रखा है इसमें, कि यहाँ पर कह रहा है कि जो आने वाले समय की बात की जाती है तो रिजर्व बैंक दरों को बढ़ा सकता है, कि यहाँ पर बात की जाती है रिजर्व बैंक है और दरों को किस प्रकार से बढ़ा सकता है। यहाँ पर जो देखा गया है उनकी अपन चर्चा करें तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि अब दरों को स्थिर रखने या घटाने की बजाय बढ़ाने पर विचार कर सकता है। अगले साल की शुरुआत में इस फैसले को ले सकता है। देश की रिटेल महंगाई दर सितंबर 4.35 थी, जो अगस्त में 5.3 थी। ये 5 सालों के निचले स्तर पर है। वैसे इससे पहले मोदी सरकार ने LIC, SBI, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई चेयरमैन और MD को पिछले 2 वर्ष में एक्सटेंशन दिया है, कि जो इनके MD है इनको भी एक्सटेंशन दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ देखते हैं अपन इसमें अगला जो कदम है वो अपना क्या है, और अंतिम पॉइंट आज का क्या है कि यमुनानगर में अशोक चक्र का रेफिला, कि यहाँ पर जो बात की जाती है कि यमुनानगर की बात की जाती है, अशोक चक्र की बात की जा रही है। सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, कि टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर स्थापित किया जाएगा। NRE ने उठाया पूरा खर्च। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि टोपरा गांव है और टोपरा गांव देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र की बात की जाती है और अशोक चक्र यहाँ पर क्या होगा, स्थापित होगा। NRE ने पूरा खर्च यहाँ पर उठाया, कि जो अशोक चक्र की बात की जाती है अशोक चक्र होगा सबसे बड़ा। ये देखना, देखिए सबसे बड़ा अशोक चक्र आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, बात क्या है, भारत का सबसे ऊंचा अशोक चक्र फिरोज शाह कोटला से नहीं ला पाए, गांव से किया गया अशोक चक्र स्तंभ को बनवाने का रेफिल का, कि यहाँ पर फिरोज शाह जो कोटला है वहाँ से लाने की बात की गई थी लेकिन नहीं ला पाए, तो यहाँ पर गांव में क्या हुआ, इसका निर्माण किया। टोपरा गांव की 25
एकड़ जमीन पर बने पार्क में स्थापित होने से 9 स्तंभ 14 शिलालेख है। यहाँ पर जो बात की जाती है आपकी आने वाली जो हिस्ट्री है, फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है, उसमें ये प्रश्न बनने जाएगा कि टोपरा गांव की 25 एकड़ में पार्क है और इस पार्क में क्या है कि 9 तो स्तंभ है और 14 क्या है, शिलालेख है। कि आने वाली जो एग्जाम उसमें करंट जीके में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोपरा गांव में जो यहाँ पर जो पार्क बना 25 एकड़ में है और यहाँ पे 9 तो स्तंभ है और 14 क्या है, शिलालेख है। इनकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करते हैं इसमें, यमुनानगर के टोपरा गांव में देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर छत्र स्थापित कर दिया गया है। 60 फीट ऊंचा छत्र लगाने के बाद अशोक चक्र की वैभवता और बढ़ गई। आसपास की पंचायतें द बुद्धिस्ट फोरम के सक्रिय सहयोग के बाद चक्र पर छत्र लगाने का काम संभव हो पाया। गांव के सरपंच मनीष कुमार ने बताया कि अशोक स्तंभ की रेप्लिका का काम पूरा होने से पहले उनके गांव को प्रदेश के साथ देश में अलग पहचान मिलना तय था। इसी विश्वास के साथ 4 सितंबर 2019 को पार्क के पहले चरण के लिए, जो पार्क है उसका पहला चरण है वो 2019 को प्रारंभ किया गया था। अशोक धम्म चक्र स्थापित किया गया। 30 फीट ऊंचा और 6 टन वजनी लोहे का अशोक चक्र देश में सबसे ऊंचा चक्र है। इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। कि इसका जो नाम है वो कौन सी बुक है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें भी क्या हो चुका है, दर्ज हो चुका है। इस चक्र का पूरा खर्च एनआरआई डॉक्टर सत्यदीप गोरी ने उठाया है। कि इसका जो खर्च है वो एनआरआई है। एनआरआई कौन है, डॉक्टर सत्यदीप गोरी है, उसने इसका पूरा खर्च उठाया है और टोपरा में इसको क्या किया है, स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं इसमें, इस प्रकार से देखना है किस प्रकार से इसको लगाया गया है। एक एक करके ये जो आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से इसको स्थापित किया गया है। और आप देख रहे टोपरा में जो स्थापित हुआ है, यहाँ पर अशोक चक्र की बात की जाती है और सबसे बड़ा क्या है, अशोक चक्र हो चुका है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पंचायत ने 10 साल पहले शुरू किया अभियान। गांव के सरपंच मनीष कुमार ने, गांव के सरपंच की बात करें, मनीष कुमार ने इस प्रकार की पहल की थी। यमुनानगर के टोपरा में सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले स्तंभ का निर्माण करवाया था। 13वीं शताब्दी इस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक यहाँ से उखाड़कर दिल्ली ले गया। इससे फिरोज शाह कोटला मैदान में लगाया। 10 साल पहले गांव की तत्कालीन सरपंच रामकली ने स्तंभ को गांव में वापस लाने की मुहिम छेड़ी। दिक्कत यह थी कि न तो इसे संसाधन थे और न ही पैसा, फिर भी उन्होंने ठान लिया कि इस काम को पूरा करना चाहिए। और यहाँ पर महिला सरपंच ने पंचायत में प्रस्ताव पारित करके और प्रदेश सरकार को भेजा कि जो यहाँ से ले जाया गया उसको वापस लाया कैसे जाए। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि अशोक स्तंभ नहीं तो उसका रेप्लिका भी हो सही। रेप्लिका की बात की जाती है, रेप्लिका है वो भी क्या हो, सही हो। और यहाँ पर रेप्लिका की बात की जाती है कि टोपरा पंचायत ने मांग की कि उनके गांव का स्तंभ वापस लाया जाए। इसका जो मांग की है कि यहाँ पर स्तंभ है वो वापस कैसे लाया जाए। और यहाँ पे मनीष कुमार ने ये सपना क्या किया, साकार करके दिखाया। साथ ही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। दबाव बनाने के लिए महिला सरपंच ने आसपास के 45 गांवों के सरपंचों हस्ताक्षर पत्र केंद्र सरकार को भेजा गया। केंद्र और राज्य सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं मिला तो रामकली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपनी पहचान वापस लाने की ठानी और ग्रामीणों ने फैसला किया कि स्तंभ नहीं आ सका तो उसके रेप्लिका तैयार कराया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि गांव में सम्राट अशोक के नाम पर पार्क बनाएंगे। इस पार्क के लिए शहर समिति से 25 एकड़ पंचायत जमीन देगी। कि यहाँ पर शहर उसमें से काम किया कि गांव को किस प्रकार से पहचान दिलाई जाए, इसलिए गांव की जो सरपंच रामकली है उन्होंने ऐसा फैसला लिया। आगे देखते हैं इसमें, देखना देखिए यहाँ पे अशोक जो चक्कर दिखाई दे रहा है आपको वो किस प्रकार से गांव की एक पहचान बनाने के रेप्लिका की बात की जाती है और गांव में ग्रामीण लोगों ने इसका रेप्लिका यहाँ पर क्या किया है, तैयार किया है। वो आप चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो। और साथ साथ में इसमें कहा ये काम आसान नहीं था, सफ़र आसान नहीं था, लेकिन लोगों ने यहाँ पर एकजुटता होकर एक साथ मिलकर इस पर क्या किया है, कार्य किया है। क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैदान की बात की जाती है, पैसों की बात की जाती है, तो लोगों ने पैसा, सरकार जब यहाँ पर कदम नहीं उठा रही थी तो पंचायत स्तर पर ये 25 एकड़ जमीन देकर ये कार्य क्या किया है, पूर्ण किया है। आगे अपन देखते हैं कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 30 फीट ऊंचा और 6 टन का वजनी चक्र। 30 फीट तो ऊंचा है और 6 टन वजनी चक्र है। और यहाँ पर बात करें तो 4 सितंबर 2019 को, कि 4 सितंबर 2019 को इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। और 6 टनी वजन लोहे के अशोक चक्र का नाम लिम्का बुक ऑफ में रिकॉर्ड किया है। जो बुक की बात की जाती है, लिम्का ऑफ बुक है, उसमें क्या कर दिया गया है, रिकॉर्ड कर दिया गया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से टोपरा गांव को पहचान दी जाए। और आप देख पा रहे हो किस प्रकार से अशोक चक्र है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखते हैं इसमें,
आगे की बात करते हैं कि एशिया में अपनी तरह का पहला पार्क, कि एशिया की बात करते हैं सिद्धार्थ कोरी ने बताया कि अशोक धम्म चक्र स्थापित होने के बाद जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आया, इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने भी गांव के प्रयास को मान्यता दी। सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। गांव ने 25 एकड़ जमीन पार्क के लिए चिन्हित की। इसमें सम्राट अशोक के स्तंभ शिलालेख रेप्लिका स्थापित किए गए। इसमें 9 स्तंभ 14 शिलालेख होंगे। पहले चरण में दिल्ली में स्थित टोपरा अशोक स्तंभ का रेप्लिका स्थापित होगा। इसकी ऊंचाई 50 फीट रखी जाएगी। ये पार्क एशिया में अपनी तरह का पहला पार्क होगा, कि एशिया में ऐसा पार्क पहली बार होगा। अब श्रीलंका में बोधि वृक्ष की पवित्र शाखा का भी रोपावन होगा। इस पार्क का आध्यात्मिक महत्व बढ़ेगा, कि जो आध्यात्मिक जो महत्व है वो भी यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। और आप देख पा रहे हो चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से इसको तैयार किया जा रहा है। जो रेप्लिका है उसके माध्यम से इसको बढ़त दी जा रही है। बुद्ध टेस्ट सर्कल से बढ़ेगा और रोजगार, कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि किस प्रकार से गांव के महत्व को बढ़ाने के लिए यहाँ की जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से यहाँ पे जुटे हुए हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि सिद्धार्थ गौड़ ने बताया कि पार्क के माध्यम से रोजगार के नए अवसर जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। टोपरा कुरुक्षेत्र से 35 किमी टोपरा को लेकर बुद्धि सर्कल बनाने का कार्य किया जा रहा है। और टोपरा से चेनिटी 25 किमी है और वहाँ पर एक स्पूत है जिसका निर्माण 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। 300 साल बुद्ध कुषाण सम्राटों ने इस भव्य का रूप लिया। चेनिटी से 2 किमी दूर सुंग गांव, यहाँ विशाल टीला स्थित है। इसमें प्राचीन मुख्य महानगर सुगुन के अवशेष दबे हुए। 1300 वर्ष पहले चयनित की बात ट्रेवल सुनांग से कहा 10 स्पूत, 5 बुद्ध विहार और 100 हिंदू मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर किया था। आगे देखते हैं तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि आज की जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, टॉपिक थे, इन पर आपने क्या की, चर्चा की। और सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे।